तो आज तारीख है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर की फर्स्ट न्यूज़ तो आई है अपनी। देखो, फ्रंट पेज पे मैंने देखा अमरिंदर सिंह वगैरह की न्यूज़ है, सिद्धू की न्यूज़ है, और भी जो ममता जी चुनाव लड़ रही हैं उनकी न्यूज़ है। तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा हो। तो फ्रंट पेज पे तो कुछ नहीं है। अंदर की न्यूज़ की बात करते हैं जो और है कि पहले तो आइए क्रूड ऑयल प्राइस को लेके एक डाटा पॉइंट आया है दायदू में कि पिछले 3 साल में अपनी क्रूड ऑयल प्राइसेस हाईएस्ट पहुंच गई हैं। और पिछले 6 साल में तकरीबन 16 लाख करोड़ का रेवेन्यू है जो हमारी केंद्र सरकार ने जनरेट किया है केवल क्रूड ऑयल पे अलग अलग टैक्सेस लगा के। अपन बोले ना, बेसिकली 4 टैक्सेस हैं जो किसी भी क्रूड ऑयल पे लगते हैं जब बाहर से आते हैं, बैरल्स आते हैं क्रूड ऑयल के। एक तो उसमें डीलर टैक्स लगाता है, जो डीलर लेके आता है उसके थोड़ा रुपए भर जाते हैं। दूसरा एक्साइज ड्यूटी लगती है जो केंद्र सरकार लगाती है। तीसरा डीलर कमीशन, जो बीच के डीलर होते हैं वो लोग कमीशन लेते हैं तो थोड़ा वो लगाते हैं। और चौथा जो स्टेट वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो लगता है। और हाँ, प्लस सेस लगता है, कुछ 5% सेस लगता है, वो भी केंद्र सरकार लगाती है। तो ऐसे ये 4-5 प्रकार की चीजें मान लो जिन वजहों से पैसे बढ़ते हैं किसी के। जिसमें इस समय की अगर बात की जाए ना, अभी की, तो अभी तकरीबन 34 रुपए है जो सेंटर का टैक्स लग रहा है। और स्टेट की बात की जाए तो तकरीबन 20 रुपए है जो स्टेट टैक्स लगा रही है एवरेजली। ये डिफर है, स्टेट के हिसाब से भी डिफर है, लेकिन स्टेट में क्योंकि डिफरेंस होता है, एमपी में ज्यादा लग रहा है, यूपी में कम लग रहा है, लेकिन एवरेजली 20 रुपए लगा रही है स्टेट। अब प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ हम देख रहे हैं पर बैरल प्राइसेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी तकरीबन $35 पर बैरल थे जो पिछले साल तक, वो अभी तकरीबन $78 पर बैरल पे पहुंचने वाले हैं। जैसे 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 पीबीएल पीबीएल प्राइसेस कहते हैं उसको, तो पीबीएल प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हमारे पेट्रोल के दाम भी लगातार और बढ़ने वाले हैं। तो कहा यही जा रहा है ये जो ऊपर सेस लगता है ना 5%, उसको हटा दिया जाए कम से कम, जिससे आम इंसान को भी राहत मिल सके। बट केंद्र सरकार ने, अभी हम लोगों ने देखा था कि जीएसटी की जब मीट हुई थी, जीएसटी काउंसिल की मीट, तो केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से मना कर दिया था कि हम नहीं हटाएंगे। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। बस ये डाटा है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है जो मॉनसून को लेके आई है कि मॉनसून अगले हफ्ते तक अपना वापस जाने वाला है। 6 अक्टूबर तक जो अपने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि 6 अक्टूबर तक पूरा मानसून लौट जाएगा। इस साल की अगर मानसून की बात की जाए तो एवरेजली जो 88 सेंटीमीटर मानसून रहता है पूरे इंडिया का एवरेज, वो 87 रहा तकरीबन। तो एक कम मान लो, लेकिन कुछ जगहों पे हद से ज्यादा बरस गया और कुछ जगहों पे बरसा ही नहीं। ये वाले सीन भी हो गए इस बार। तो ये तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी है, जो हमारे आईएमडी ने भी यही वाली बात कही। अपन थोड़ी बात कर लें कि ऐसे चेंजेस मानसून में किस वजह से आ रहे हैं। बाय द वे, हम इन सबको ज्योग्राफी में बात करते हैं, थोड़ी सी मैंने सोचा यहाँ भी बात कर लें। ये देखो, साउथ वेस्ट जो मानसून है, जो हम देखते हैं कि जून सितंबर के टाइम पे हमारे इंडिया में जब लो प्रेशर बनता है तब इंटर करता है। अरावली हुई और अपन देखते हैं हिमालयास हुआ, इनसे टकराता है और पानी बरसाता है, सीधी सी बात है। और जो वेस्टर्न घाट्स है उन पे भी पानी बरसाता है। अब बात कर लेना, अल नीनो का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अल नीनो क्या होता है, हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका में जो पेरू वाली जगह है, पेरू पे लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। उस वजह से यहाँ की जो संतृप्त हवाएं होती हैं हिंद महासागर की, वो पेरू की साइड चली जाती हैं और इंडिया में कंपेरेटिवली कम मानसून आता है। इस साल अल नीनो का प्रभाव था और फिर भी जितना मानसून आना चाहिए था एवरेजली उतना आ गया है। तो ये सब तो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, सीधी बात ये भी है। अब हम लोग बात करें ना, इंडिया में इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो किस आधार पे निकालता है कि मानसून कैसा रहेगा या ये सब चीजें आने वाली की फॉर्च्यून कैसे करता है वो। तो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था गिलबर्ट वॉकर। तो इंडिया में गिलबर्ट वॉकर ही थे जिन्होंने इंडिया का वेदर मॉडल बनाया था। तो कैसे निकालेंगे हम लोग अल नीनो को, कैसे पढ़ेंगे और हवाओं को कैसे देखेंगे, और वो मॉडल सोचो तब बनाया गया था 1930s में। वो आज तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं। अब इंडिया की बात करें ना, तो 679 हमारे पास में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हैं जो हमारे आईएमडी को रिपोर्ट करते हैं। 550 तकरीबन सरफेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स हैं हमारे पास में। और 43 रेडियो रिसर्च सेंटर्स हैं। वेदर बलून है हमारे पास में तकरीबन 40, और 14 रेडार्स हैं। ये इतनी चीजें हैं हमारे आईएमडी के पास में जिनसे हम लोग वेदर का डाटा निकालते हैं कि आगे कैसा वेदर आने वाला है, ये सब चीज। तो दैट्स ऑल, ये इस न्यूज में तो बस इतना ही था। एक नेक्स्ट न्यूज आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि हमारे
इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ नए बना दिए गए हैं, जो विवेक राम बन गए हैं। अभी भदौरिया जी थे, वो रिटायर हो गए हैं, और ये विवेक राम बने हैं, ये 27th चीफ हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स के। अब इनके टेन्योर की बात करें तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 3 साल या 62 साल, जो पहले हो जाए तब तक वो रहते हैं। तकरीबन 2.5 लाख जो सैलरी है इनकी है। और ये रिपोर्ट की बात करें तो प्रेसिडेंट हुए और जो CDS हुआ उनको रिपोर्ट करते हैं। बाय द वे, अगर हम पुरानी बात कर लें एयर स्टाफ की, तो सेंट थॉमस थे जो इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने थे, 1955 तक रहे हैं। जो 1934 में बने थे और 1955 तक रहे हैं। और 55 में के बाद पहला इंडियन आया था जिनका नाम था सुब्रतो मुखर्जी। और सुब्रतो मुखर्जी के बाद से तो हम देखते हैं फिर इंडियन ही बने हैं लगातार। और बाय द वे, हमारी इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो 1 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स बनी थी। इसी वजह से हम लोग 1 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है, जो स्वच्छ भारत मिशन हम देखते हैं अर्बन, और दूसरा अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2 मिशन है। ये दोनों मिशन 2021 तक चलने वाले थे और ये खत्म होने वाले थे अगले महीने। तो इनको 2.0 करके दोबारा से लॉन्च कर दिया गया है। अब शॉर्ट में कहा जाए तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन SBMU 2.0, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अगले 5 साल के लिए 1.41 लाख करोड़ की जो राशि है वो रखी है। और वहीं हम लोग अमृत मिशन की बात करें, जो अटल मिशन है, अमृत मिशन उसको शॉर्ट में कहा जाता है, तो अमृत 2.0 के लिए केंद्र सरकार ने तकरीबन 2.87 लाख करोड़ की राशि रखी है अगले 5 साल के लिए। अब ये किस लिए है, इन मिशन में क्या क्या नया जोड़ा गया है वो अपन बात करते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में नई जोड़ा गया है कि जहाँ पे वाटर है, जैसे वाटर सीवेज सिस्टम है, उनको ज़्यादा अच्छा किया जाएगा। म्युनिसिपल जो वेस्ट होता है, म्युनिसिपल वेस्ट को 100% रिसाइकिल किया जाएगा 2025 तक, जितना भी आया करेगा। और जो रिसाइकलेबल है, बाकी का तो फिर नहीं कर सकते प्लास्टिक, जो किया जा सकता है उनको 100% किया जाएगा। और उनके बाद में कोशिश की जाएगी कि जितनी भी सिटीज है हमारे यहाँ की, क्योंकि देखो इंडिया पूरा ODF फ्री तो हो ही चुका है, ODF प्लस बनाना है इंडिया की सारी सिटीज को, और इंडिया की टॉप सिटीज को, टॉप 100 सिटीज को ODF प्लस बनाना है। ODF प्लस का मतलब होता है, देखो ODF का मतलब हो गया ओपन डेफिकेशन फ्री, के मतलब खुले में कोई शौच नहीं जाता। ODF का मीन्स ही ये है कि तकरीबन हर जगह पब्लिक टॉयलेट बनी हुई है, और किसी भी शहर या गांव के तकरीबन 60% घरों में लोगों के पास में खुद की टॉयलेट है। ODF प्लस का मतलब होता है कि तकरीबन 80% घरों में लोगों के पास में खुद की टॉयलेट है उस जगह पे, और जो 20% है वो पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं। और ODF प्लस का मतलब हो जाता है कि 90% के पास में। तो दैट्स ऑल, ये सब चीजें हम लोगों को करनी है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में ये लक्ष्य रखे गए हैं। और अमृत मिशन जो 2.0 है, जो अटल मिशन है, उसके लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं वो रखे गए हैं, जैसे वाटर कवरेज सप्लाई हम लोगों को बढ़ानी है, और जो टॉप 500 सिटीज हैं उनकी जो टोटल वाटर मैनेजमेंट है उसको करना है। टोटल जो वाटर वेस्ट होता है जब नहाने के बाद नालियों में निकल रहा है, नालों में निकल रहा है, इन पूरे वाटर को हम लोगों को रिसाइकिल करना है, उनको यूज करना है टॉप 500 सिटीज में इंडिया में 2025 तक। तो ये अमृत के अंतर्गत रखा गया है। अब बात करें इन जो मिशंस हैं या स्कीम है, इनको लॉन्च कौन करता है, तो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन जो है वो लॉन्च करती है इनको, और दोनों ही स्कीम को यही लॉन्च करती है। और बाय द वे हम देखते हैं जो स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो वो 2016 में शुरू हुआ था, और अमृत मिशन हम लोग देखते हैं 2015 में शुरू हुआ था। और जब शुरू हुए थे ना, तो स्वच्छ भारत मिशन का मेन लक्ष्य था कि ODF फ्री करना है इंडिया को, तो वो मिशन उसने पूरा कर लिया है। और इंडिया के मतलब सरकार के डाटा में तो कम से कम पूरा कर ही लिया है। और वहीं अमृत मिशन की बात करें तो अमृत मिशन का लक्ष्य था कि गार्बेज फ्री सिटी बनानी है, वाटर सीवेज सप्लाई अच्छी करनी है, हम लोगों को पार्क बनाने हैं जगह जगह पे, फुटपाथ बनाने हैं जितनी भी बड़ी मेट्रो सिटी है उनमें। तो इसके मिशंस पूरे नहीं हो पाए, ये अकेली ऐसी। और इसका पूरा वही है ना कि जब मिशन पूरे नहीं हो पाए तो वो पूरा मटका किसके ऊपर, कोरोना के ऊपर फोड़ दो, तो कह दिया कोरोना की वजह से पूरे नहीं हो पाए। तो ठीक है, बस इन दोनों स्कीम्स को आगे बढ़ा दिया गया है 2025 तक के लिए, दैट्स ऑल। एक नई न्यूज आई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फ्री ट्रेड जो पैक्ट है उसको लेकर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड पैक्ट करने की बात हो रही है, जो 2022 के लिए किया जाएगा, केवल 1 साल के लिए किया जाएगा। और इससे क्या होगा ना, दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड हो जाएगा, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज वगैरह लगती हैं वो सब नहीं लगेंगी। तो आपस में सीधी सी बात है, जहाँ पे तो तुम्हारी ड्यूटीज नहीं लगेंगी वहाँ तुम्हारे उसके साथ में अच्छे संबंध हो ही जाएंगे, और
और ज़्यादा तुम लोगों का व्यापार बढ़ ही जाएगा। तो इन लोगों का ये कहना है कि 1 साल के लिए हम लोग फ्री ट्रेड पैक्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जिसमें $52 बिलियन तक का हम लोग ट्रेड बढ़ाएंगे, $52 बिलियन तक लेके जाएंगे ओवरऑल ट्रेड को। इस समय बात की जाए तो तकरीबन $15 बिलियन का ट्रेड है। $11 बिलियन का हम लोग इंपोर्ट करते हैं और $4.6 बिलियन का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो ट्रेड डेफिसिट में ही रहता है, सीधी सी बात है। अब हम लोग बात करें ना ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारे बायलैटरल संबंध कब से हैं, तो 1941 में हम लोगों ने पहला ट्रेड ऑफिस बनाया था सिडनी में। ब्रिटिशर्स के टाइम से हम लोग देखते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अच्छे संबंध हैं आपस के ट्रेड के। और फिर हम देखते हैं कि 1992 के पास में आके जब हम लोगों ने शक्ति 1 शक्ति 2 जो मिशन किए थे न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेके, तब ऑस्ट्रेलिया हमसे गुस्सा हो गया था। फिर बाद में 2014 में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे संबंध बाद में अच्छे हो गए। फिर हम लोगों ने बायलैटरल एक्सरसाइज, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भी करना शुरू कर दी थी ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ऑस इंडेक्स जैसी एक्सरसाइज हमारे साथ में ऑस्ट्रेलिया करता है, नेवल एक्सरसाइज है। और धीरे धीरे करके फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया ने खुद हमें न्यूक्लियर दिया, जो 1992 में हमसे गुस्सा हो गया था, उसने खुद, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पैक्ट है और आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया से न्यूक्लियर मंगाते हैं। अगर उन मेन चीज़ों की बात कर दे जो हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, तो कोल हुआ, वुल हुआ, न्यूक्लियर हुआ, ये चीज़ें हम लोग मंगाते हैं ऑस्ट्रेलिया से। और हम लोग ऑस्ट्रेलिया में बेचते हैं जेम्स हुआ, ज्वेलरी हुआ, रिफर्निश चीज़ें हुई, ये सब चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादातर। तो दैट्स ऑल इस न्यूज़ में तो यही था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे एलिफेंट कॉरिडोर से लेके। एक डाटा सा आया छोटा सा कि हर साल तकरीबन 400 से 500 लोग ऐसे हैं जो एलिफेंट कॉरिडोर सही तरीके से ना बने होने की वजह से मर जाते हैं, और तकरीबन 100 हाथी हैं जिनकी जान बचाई जा सकती है अगर हम लोग एलिफेंट कॉरिडोर्स को सही तरीके से बनाए इंडिया में। तो अब एलिफेंट कॉरिडोर क्या है, सीधी सी बात है, हैबिटेट तो उनका ही था। तुमने बीच में रोडें बना दी, तुमने बीच में जाके सिटी बसा ली, तो वो उनको तो वहीं से निकलना है ना, जहां से वो निकलते थे वो वहीं से निकलते हैं, तो वहां पे उनको रोड है बीच में, सीधी सी बात है। बीच में इंसान आ जाते हैं तो वो उठा के फेंक देते हैं, इंसानों को मार डालते हैं, फिर इंसान उन्हें मार डालते हैं, सीधी सी बात है। तो इनके लिए कोशिश की गई थी कि ऐसी जगह बना दें, ऐसे कॉरिडोर्स बना दें, रोड में बीच में जगह बना लो, या कॉरिडोर्स बना दिए अलग से घुमा के रोड के पास से जगह निकाल दी जिसमें से हाथी वगैरह और ये लोग चाहे निकल सके, मतलब रोडें भी अपनी जगह चलती रहे और उन लोगों को भी आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। ऐसे हमारी जो GIS टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा बताया गया था कि तकरीबन 88 कॉरिडोर हैं जो आइडेंटिफाई किए गए थे, और हमारी केंद्र सरकार ने कहा था कि 108 कॉरिडोर बनाएंगे इंडिया में। अभी तक केवल 8 कॉरिडोर बन चुके हैं, 100 कॉरिडोर और बनने हैं। और बाद में हमारी केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि 2025 तक हम ये 2030 तक हम ये सारे कॉरिडोर बना के तैयार कर देंगे। अब देखते हैं कब तक बनते हैं। बाय द वे हम जानते भी हैं कि आर्टिकल 51A कि सब क्लॉज G में भी लिखा हुआ है, 51A में हमारे जो मौलिक कर्तव्य आते हैं 51A में, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि उनको प्रोटेक्ट करना है। और ज़्यादातर देखा जाए ना, जितनी एलिफेंट कॉरिडोर की बात करें तो वो या तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, या साउथ के रीजन में। नॉर्थ अमेरिका में इतने ज़्यादा, वो नॉर्थ इंडिया में इतने ज़्यादा नहीं है, सॉरी। एक नेक्स्ट न्यूज आई है क्रिसिल को लेके। क्रिसिल हम देखते हैं कि रेटिंग एजेंसी है, अलग अलग चीज़ों को रेटिंग देती है, तो रेटिंग और रिसर्च कंपनी भी है। तो उसके MD और CEO नए बना दिए गए हैं अमीश मेहता को। बस दैट्स ऑल, इतनी ये न्यूज़ है कि क्रिसिल के नए MD CEO अमीश मेहता बन गए, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है डिजिटल स्किल प्रोग्राम को लेके, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डिजी सक्षम इनिशिएटिव कहा जा रहा है। देखो हमारी जो लेबर मिनिस्ट्री है और साथ साथ में जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये दोनों लोग मिलके भारत में डिजी सक्षम इनिशिएटिव शुरू करने वाली हैं। इसके तहत क्या किया जाएगा, ऐसे लोग जिन लोगों ने स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अपने अपने नॉमिनेशंस किए हैं, ऐसे 3 लाख लोगों को कंप्यूटर बेस्ड स्किल देना, या मोबाइल बेस्ड स्किल देना, या न्यूरो टेक्नोलॉजी में स्किल्स देना, या बायोटेक्नोलॉजी में स्किल्स देना, इन सब के लिए काम करेंगे। से 3 लाख लोगों को चुना जाएगा और उन 3 लाख लोगों को माइक्रोसॉफ्ट प्लस हमारी लेबर मिनिस्ट्री दोनों मिलके डिजी सक्षम इनिशिएटिव के तहत स्किल देगी। दैट्स ऑल, बस एक छोटा न्यूज है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है RBI को लेकर। देखो अभी तक हम जानते हैं ना, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड से हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो कई बार कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हम लोग जब ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हैं तो उनको ऑटोमेट कर देते हैं
कि हमारे डेबिट कार्ड से इतने रुपए हर महीने कट जाए, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन हुए तो काफी लोग ऑटोमेट कर देते हैं, इतने कट जाए। डेबिट कार्ड से तुम कोई भी चीज खरीदते हो तो आगे से आरबीआई की नई गाइडलाइन आ गई है कि आगे से तुम 5,000 रुपए मंथली से ऊपर ऑटोमेट नहीं कर सकते। अगर तुमने 5,000 रुपए मंथली से ऊपर ऑटोमेट किए तो तुम्हें हर महीने जाके खुद से परमिशन देनी पड़ेगी कि हाँ मेरे से पैसे काट लो, मतलब। तो ये परमिशन तुम्हें हर महीने ऑनलाइन देनी पड़ेगी या ऑफलाइन, कैसे भी दो, डजेंट मैटर। लेकिन 5,000 रुपए से ऊपर डेबिट कार्ड की जो परमिशन है उनको तुम ऑटोमेट नहीं कर सकते, सीधी सी बात। ये आरबीआई की नई गाइडलाइंस और रूल्स आ गए इंडिया में। एक नेक्स्ट न्यूज आई है कि जो हुरून लिस्ट आती है ना हर साल कि ये इंडिया के टॉप अमीर लोग हैं, तो वही है कि पिछले 10 साल से अपने नंबर 1 पे अंबानी जी तो बने ही हुए हैं, सेकंड नंबर पे अडानी जी हैं, और थर्ड नंबर पे हम लोग जानते हैं जो HCL के नाडार जी हैं, वो थर्ड नंबर पे हैं इंडिया के टॉप 3 में। फोर्थ पे मित्तल आते हैं। और अगर इंडिया में कहा जाए कि सबसे तेजी से किसकी संपत्ति बढ़ रही है तो वो अडानी की बढ़ रही है, ना कि अंबानी की। लोग अंबानी सोचते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अडानी है जिनकी संपत्ति हर दिन तकरीबन तकरीबन 1,000 करोड़ से ज्यादा की बढ़ रही है। तो उनकी संपत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है क्लाइमेट चेंज को लेकर। एक मतलब ऐसा रिपोर्ट आई है कि क्लाइमेट चेंज का बच्चों पे कैसे असर पड़ रहा है। तो ये कहा गया है कि 21st सेंचुरी के जो बच्चे हैं उन पे क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। हम लोग देखते हैं ना, चाहे अपन लोग डिजास्टर्स की बात कर लें, ड्रॉट्स की बात कर लें, टॉक्सिक एयर की बात कर लें, पॉल्यूशन की बात कर लें, सबसे ज्यादा कौन कंज्यूम कर रहा है? बच्चे कंज्यूम करते हैं। हमारे देश के आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे पॉल्यूशन में जीते हैं जिसमें PM2.5 पार्टिकल और PM10 पार्टिकल इतने ज्यादा हैं कि उन बच्चों की ओवरऑल एज 5 से 10 साल कम हो जाती है जब वो उस ईयर को लेते रहते हैं। और ऐसे हमारे देश में तो केवल आधे ही हैं, दुनिया में तकरीबन तकरीबन ये एवरेज 70% के ऊपर चला जाता है। तो और भी प्रॉब्लम होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गई, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, अस्थमा हो गया, लंग इन्फेक्शन हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों के आगे दिखाई देती हैं। तो ये कहा जा रहा था कि ऐसे ही अगर चलता रहा और क्लाइमेट चेंज के लिए अभी से हम लोगों ने काम नहीं किया तो एंड ऑफ द सेंचुरी, इस सेंचुरी के एंड तक हीट वेव्स जो आती हैं वो 46% बढ़ जाएंगी। और सीधी सी बात है कि ग्लेशियर्स अगले आने वाले 150 साल में पूरे पिघल जाएंगे। जो अपन देखते हैं ना, नॉर्थ और साउथ पोल पे जो ग्लेशियर्स हैं वो पूरी तरीके से पिघल जाएंगे। सी लेवल इतना बढ़ जाएगा कि लोग पहाड़ों की तरफ भागेंगे, स्पीसीज पूरी पूरी माइग्रेट हो जाएंगी। उस चक्कर में इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे भी असर पड़ेगा, डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, बहुत सारे पड़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स। और IFCC की रिपोर्ट हम लोगों ने कुछ दिनों पहले देखी थी कि अगर हम लोग नेट जीरो भी करते हैं तो भी 2050 तक 1.5 डिग्री तापमान तो बढ़ना ही है। देखते हैं क्या होता है। बस ये एक डाटा आया था तो ये एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है ग्रेटर एजुकेशन प्रोग्राम को लेकर कि क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम, सॉरी मैं ग्रेटर बोल गया। तो फेसबुक के द्वारा इंडिया में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। अब ये है क्या? देखो, इंडिया में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे लोग रील्स बनाते हैं। 6 मिलियन रील्स हैं जो इंडिया अकेले में पर डे पोस्ट की जाती हैं, 6 मिलियन से ज्यादा ही। तो फेसबुक क्या कर रहा है, क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लेके आ रहा है जिस एग्जाम में ये क्रिएटर ऑनलाइन इनरोल कर सकेंगे और कैसे और अच्छी रील बनाए, कैसे और अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, इन सब के बारे में सीख सकेंगे। सीधा सा बात है, कुछ नहीं है, फेसबुक अपना एंगेजमेंट बढ़ाना चाहता है और चाहता है कि और ज्यादा क्रिएटर्स आए और लोग इसी पे लगे रहे। सीधी सी बात। एक नेक्स्ट न्यूज आई है जो लूसी मिशन को लेकर आई है नासा के, कि नासा का जो लूसी मिशन है उसको 16 अक्टूबर को लॉन्च किया जा रहा है। अब ये करेगा क्या? बेसिकली ये मिशन क्या है, ये जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स अपन लोग देखते हैं, जुपिटर के आसपास में घूमने वाले छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, उनको ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। तो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स के पास में जाएगा और उनकी स्टडी करेगा। और बाय द वे इसको 16 अक्टूबर को फ्लोरिडा से नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दैट्स ऑल। अब यहां से आज की न्यूज कहा जाए तो यही खत्म होती है, यहां से एडिटोरियल शुरू होते हैं। अब देखो, एक एडिटोरियल आया है हमारे जो पोषण अभियान आया है उसको लेके। अब पोषण अभियान क्या है? हम लोगों ने अभी, याद करो, कल इसकी बात की थी कि जो हम लोग मिड डे मील चलाते थे अभी तक इंडिया में, जो बच्चों को मिड डे मील्स वगैरह दिए जाते थे, वो कर दिए गए हैं बंद। और मिड डे मील्स की जगह एक नया अभियान है जो सरकार लेके आई है जिसका नाम रखा गया है PM पोषण अभियान।
हम देखते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनमें सेकंड गोल भी यही है कि हमें हंगर को जीरो करना है ओवरऑल में। अब ये मिड डे मील की जगह जो पीएम पोषण अभियान लिया गया है, इसमें नया चीजें क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात है कि एक ही चीज नहीं है, वैसे बहुत ज्यादा चीजें चयन नहीं की है। हम देखते थे पोषण अभियान में कहा गया है कि 0 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं और जो 8th क्लास तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन लोगों को कुक्ड फूड दिया जाएगा, कुक्ड मील दिया जाएगा स्कूलों में। जो कि हम देखते थे पहले 6 से 14 साल के बच्चों को ही दिया जाता था, 0 से 14 साल तक नहीं थे। अब ये 0 से 14 साल कर दिया है इन्होंने। देखो, नई स्कीम ये जो आई है ना, पीएम पोषण अभियान, ये 2025-26 तक चलेगा। मिड डे मील्स भी हर 5-5 साल के लिए बढ़ाई जाती थी, तो बस इन लोगों ने नाम चेंज कर दिया, पीएम पोषण कर दिया और 25-26 तक कर दिया, सीधी सी बात। हम देखते हैं कोविड-19 में समस्या पोषण की और ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम इंक्लूड करें तो हर स्तर पे पोषण के स्तर नीचे गिरते जा रहे हैं बच्चों के। हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को देखते हैं तो उसमें यह बताया जाता है कि 13 राज्यों में स्टंटिंग के केस पिछले 1.5 साल में तकरीबन 2 गुने होने को आए हैं। मतलब जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें भी स्टंटिंग के बहुत ज्यादा केस देखे जा रहे हैं। अब देखो, बेसिकली 3 बीमारियां हैं जो पोषण कम होने से बच्चों में आती हैं। एक तो हम देखते हैं कि वेस्टिंग की प्रॉब्लम आती है जिसमें बच्चे पतले ज्यादा हो जाते हैं। स्टंटिंग की प्रॉब्लम आती है जिसमें उन लोगों के खून कम रह जाता है या वेट कम रह जाता है या हाइट कम रह जाती है। और अंडर वेट की प्रॉब्लम तो है ही है, जो अपन देखते हैं कुपोषण की वजह से आती है, पोषण जब नहीं होता। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी यही चीज दिखाई गई थी। और जो वर्ल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट है, उसके जो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स हैं जो WTO के द्वारा सेट किए गए हैं कि 2025 तक ये टारगेट्स हम लोगों को पूरे करने हैं, अगर यही हालत चलती रही तो इंडिया उनको भी पूरा नहीं कर पाएगा। भाई है ना कि कुछ भी खाकर तुम पेट तो भर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो बच्चे भूखे रह रहे हैं जिनमें स्टंटिंग या ऐसा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, एनीमिया की प्रॉब्लम है। वो बच्चे भूखे नहीं है, उन बच्चों में गुड क्वालिटी फूड की कमी है। तो पीएम पोषण अभियान से ये किया जाएगा कि हर बच्चे को गुड क्वालिटी फूड 14 साल की एज तक सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कम से कम उनकी फूड की रिक्वायरमेंट को 60% तो पूरा करने की कोशिश की ही जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने, याद करो, कल भी बात की थी कि तकरीबन 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन 6th क्लास तक के बच्चों को, और 700 कैलोरी और तकरीबन 20 ग्राम प्रोटीन 8th क्लास तक के बच्चों को दिया जाता है मिड डे मील में, और यही पोषण अभियान में दिया जाएगा। तो उनकी ओवरऑल फूड रिक्वायरमेंट्स को तकरीबन 60% पूरा करने की कोशिश की जाती है। अब इसमें थोड़ा डाटा और आया है कि हमारे देश में तकरीबन 22.6% ऐसे बच्चे हैं जो एनीमिया के शिकार हैं, और 19.7 लोग ऐसे बच्चे हैं जो स्टंटिंग के शिकार हैं। तो ये सारी चीजें तो हैं ही हैं बेसिकली। और विश्व में सबसे बड़ी पॉपुलेशन अगर ऐसा ही चलता रहा जिस हिसाब से अभी चल रहा है, इंडिया ने अभी इसके लिए काम नहीं किया, तो विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जिसको सबसे ज्यादा सीरियस हंगर की प्रॉब्लम्स है, वो इंडिया में पाई जाएगी 2025 तक, जो हम चाहेंगे भी नहीं कि पाई जाए। और वहीं हम बात करें, अगर थोड़ा बात कर लें स्कीमों की कैसे कैसे शुरू हुई थी, तो 1995 में हम लोग देखते हैं मिड डे मील शुरू की गई थी। पहले जब ये शुरू की गई थी तब 6 साल तक के, 6वीं तक के बच्चों के लिए ही थी। 2008 में इसको बढ़ा के 8th क्लास तक के बच्चों के लिए कर दिया गया था। गवर्नमेंट स्कूल हुए, मदरसे हुए, जिनमें इन लोगों को खाना दिया जाता है। जितना भी खाना दिया जाता है वो सब एग मार्क के द्वारा सर्टिफाइड क्वालिटी चेक खाना ही दिया जाता है बच्चों को। और हम देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जो स्कूल बच्चों को नहीं दे पाते हैं खाना, उनको पैसे दे देते हैं कि हाँ तुम बाहर जाकर खा लो, तो फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस दिए जाते हैं। इनमें हम देखते हैं कि कास्ट बायस की प्रॉब्लम, कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से क्वालिटी फूड नहीं मिल पाता बच्चों को, और जो हम देखते हैं, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स तो बन ही रहती हैं। हम देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग 107 में 94 नंबर पे आते हैं। न्यूट्रिशन रिपोर्ट में हम लोग 119 देशों में 88 नंबर पे आते हैं। तो काफी पीछे तो हैं ही हम हर जगह पे। तो दैट्स ऑल, बस यही चीजें लिखी हुई थी इसमें कि इन सबको पूरा करने के लिए पोषण अभियान, तुमने नाम तो बदल दिया है, बट केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, और भी चेंजेस हैं जो लाए जाने चाहिए। ये एक चेंज कर देने से कि 6 साल के बच्चों तक के लिए था, 0 साल तक कर दिया, तो इससे ज्यादा चेंज नहीं आने वाले। क्योंकि हम भी जानते हैं कि 0 साल से बच्चे पैदा होते ही स्कूल नहीं जाने लगते हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम में और ज्यादा चेंजेस लाने की जरूरत है, और कोशिश करने की जरूरत है ये प्रोग्राम केवल स्कूल तक सीमित ना रह जाए। ये प्रोग्राम केवल इस तक सीमित ना रह जाए कि हमें बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ानी है, बच्चों को ज्यादा बुलाना है, तो भाई हाँ खिलाओ बच्चों को खाना।
नहीं, हमें इसको स्कूलों के बाहर भी लेके जाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और हम ये भी देखते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप आउट भी किया है स्कूलों से, तो उनको भी आइडेंटिफाई करना हमें जरूरी है, और उन तक भी न्यूट्रिशन पहुंचाना तो सरकार की जिम्मेदारी है ही है। तो दैट्स ऑल, इस एडिटोरियल में यही था। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, कि जो डेमोक्रेसी है, देखो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट तो है ही है। पॉलिटिकल पार्टी केवल, लोग सोचते हैं पॉलिटिकल पार्टीज केवल मोबिलाइजेशन करती हैं, लेकिन देखो वो तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट भी बताती हैं, वो तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से भी अवगत करवाती हैं, नई स्कीम्स जो हैं जो आम जन सामान्य के लिए फायदा पहुंचाती हैं उनको भी अवगत करवाती हैं। और ज्यादातर तुम्हारे देश के जो लीडर्स होते हैं वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में से बन के निकलते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के गोल्स अलग होते हैं, ठीक है। और अपनी, देखो सरकार तो सबको ही बनानी है, सीधी सी बात है, सब चाहते हैं कि हम पावर में आए, बट अपने जो एजेंडे हैं समाज को चेंज करने के, वो हर पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट कोई दूसरी तरीके से कर रही हो, कांग्रेस गवर्नमेंट कोई दूसरी तरीके से करे, हर किसी के एजेंडे अलग होते हैं। सामाजिक लोगों को, समाज से लोगों को रिक्रूट करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग जगह से जहां कार्यकर्ता होते हैं वहीं से रिक्रूट करती हैं। और समाज में सरकार और लोगों के बीच में जो लिंक का काम करती हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही करते हैं, आम जनता और सरकार के बीच में लिंक का काम। क्योंकि सरकार में एग्जीक्यूटिव आती है, एग्जीक्यूटिव और नॉर्मल पर्सन के बीच में पॉलिटिकल पार्टी है जो कई बार लिंक का काम करती है, और करती ही ऐसी बात है। अभी हम लोगों ने देखा, सिद्धू जी ने भी कहा कि हम लिंक का काम करते हैं, चलो वो बात अलग है। इंटरनल प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम पता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी में तुम डेमोक्रेसी में दिखा सकते हो कि हाँ डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। डेमोक्रेसी बाहर तो दिख रही है बट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर नहीं दिख रही। पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं ना, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज केवल एकमात्र आदमी की प्रॉपर्टी होकर रह जाती हैं। चाहे हम बसपा की बात कर लें, चाहे हम सपा की बात कर लें, चाहे हम तृणमूल कांग्रेस की बात कर लें, हम लोगों ने देखा है कि वो ज्यादातर जो पार्टियां वो रीजनल हो गई हैं और केवल एक आदमी की ही प्रॉपर्टी बन के रह जाती हैं। हम इसलिए कहा गया था ना कि आर्टिकल 19(1)(c) में भी कहा गया है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, के संघ बनाने की स्वतंत्रता दी हुई है उसमें। ये जो संघ बनते हैं ये हर प्रकार के, लेकिन उससे पहले एक चीज और कही है, हर प्रकार की जाति, धर्म, संप्रदाय, जन्म स्थान, इन सब की प्रॉब्लम्स को खत्म किया जाना चाहिए, इन सबसे ऊपर उठना चाहिए। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादातर जातियों के ऊपर बनती हैं, धर्म के ऊपर बनती हैं, लोगों के क्षेत्र के आधार पर बनती है, क्षेत्रीय पार्टी का। अब इस पूरे आर्टिकल में एंड में इन सब का एक ही कंक्लूजन दिया गया कि अगर ये सब खत्म करना है कि किसी एक जाति विशेष, धर्म विशेष, स्थान विशेष के लिए वो काम करें, या किसी एक पर्टिकुलर आदमी की प्रॉपर्टी बन के ना रह जाए, और उनके अंदर भी इंटरनल इनसिक्योरिटीज, इंटरनल प्रॉब्लम्स ना हो, उनके अंदर भी डेमोक्रेसी स्थापित हो, तो इनके लिए एक सिंपल सी बात जो है करने के लिए की गई है, वो की गई है जैसे जर्मनी में की गई है। जर्मनी में पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशन का भाग बना दिया गया है। अब इससे क्या हो रहा ना, ये जो जाति, धर्म के आधार पे जो पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइजेशन करती हैं लोगों का, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आ जाती हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है तुम्हें वही करना पड़ेगा। तुम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर जाके काम नहीं कर सकते, तुम जातीय आधार पे पार्टी नहीं बना पाओगे फिर तुम, क्योंकि उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय इन सबको खत्म करने का है। तुम किसी एक क्षेत्रीय आधार पे पार्टी बना पाओगे, बट कम से कम एक धर्म के आधार पे किसी भी आदमी को, किसी भी एक वर्ग विशेष को मोबिलाइज नहीं कर पाओगे, किसी भी एक वर्ग विशेष को एक तरीके से कहा जाए कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जो पार्टियां करती हैं ब्रो बेसिकली, कि एक जाति, धर्म विशेष के लिए पार्टी बन जाती है और वो केवल उन्हीं के लिए काम करती है, उन्हीं की सुनती है। और फिर वही है ना कि जो पार्टीज हैं, जब पॉलिटिकल पार्टीज का केवल राष्ट्रीय पार्टी उसकी बात अलग कर दी जाए, तो हर पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी अलग अलग है। बहुत सी हम लोग देखते हैं कि AIMIM जैसी पार्टीज हैं जिनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मुस्लिम्स की तरफ है, वहीं हम देखते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी हैं जिनकी आइडियोलॉजीज केवल हिंदुओं की तरफ है, कोई एक है जिनकी दलितों की तरफ है। वो आइडियोलॉजीज तुम अगर ये संविधान के दायरे के अंतर्गत आ गए तो वो आइडियोलॉजीज वो खुल के दिखा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर वो उसको कहा जाएगा कि तुम ध्रुवीकरण कर रहे हो, और ध्रुवीकरण को क्रिमिनलाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो चीज, कि जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी आई संविधान के अंतर्गत, फिर तुम किसी एक पार्टी, किसी एक धर्म, किसी एक जाति विशेष के लिए अपने एजेंडे को लेके नहीं चल पाओगे, और ना ही अपने पोर्टफोलियो में, और ना ही तुम मंच से खड़े होकर ये बातें बोल पाओगे।
क्योंकि फिर वो क्रिमिनलाइज हो जाएंगे, सीधी सी बात है, वो लीगलाइज हो जाएंगे एक तरीके से बोला जाए तो जो कि जर्मनी में है। और यही सब इसमें लिखा हुआ है कि हमें अगर डेमोक्रेसी को और ताकतवर बनाना है तो पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंतर्गत लाने की जरूरत है, इनको प्राइवेट नहीं रहने दिया जाना चाहिए। तो आज अगर अपन बात करें कि 1 अक्टूबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के लिए जाना जरूरी था। दैट्स ऑल।